नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज अपन 10th क्लास में बात करने वाले हैं यह दंतुरित मुस्कान की। तो यह जो पार्ट रहेगा वो अपने 10th क्लास का क्षितिज भाग जो क्षितिज पुस्तक जो अपनी है उसका पद्य खंड का भाग रहेगा। चलिए देखिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित यानी बच्चों के नए नए दांतों की जो मुस्कान जो है उसकी बात की गई है। मृतक में भी डाल देगी जान है धूली दूसर का यहाँ पर जो मतलब रहेगा वो रहेगा धूल से सने हुए, धूल से भरे हुए। ये गात यानी होता है शरीर, गात यानी होता है शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का मतलब रहेगा कमल के फूल से। देखिए यहाँ पर इनके शब्दार्थ जो हैं वो दे रखे हैं, यहाँ से आप जो है इनको देख लेना। चलिए, परस यानी स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण कहते हैं पत्थर को, पाषाण किसे कहा जाता है? पत्थर को कहते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लगे सेफालिका के फूल। सेफालिका जो है वो फूलों वाला एक पौधा माना जाता है। बांस था कि बबूल, तो कवि यहाँ पर बांस और बबूल से जो है वो तुलना कर रहा है, अपने हृदय की जो तुलना है वो बांस और बबूल से कर रहा है। चलिए ध्यान किए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके अर्थ की मैं बात करूंगा। प्रसंग जो है वो संदर्भ और प्रसंग जो है वो आप अपने आप करेंगे। चलिए मैं इसके अर्थ की बात ही यहाँ पर करने वाला हूँ। चलिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तो यहाँ कवि जो है छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान है उसको देखकर अपने मन के भावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि कवि नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकले दांतों वाली, भाई नन्हे से बच्चे के नए नए जो निकलते दांतों वाली मुस्कान है वो इतनी मोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि यह मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय है कि यदि कोई निराश और उदास और बेजान व्यक्ति है तो तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठता है। तो इस प्रकार की बात कौन कहता है? कवि कह रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, यानी जो है कवि के मन जो हताश निराश व्यक्ति है उसके मन में भी दुनिया की ओर आकर्षण वो पैदा कर सकती है। फिर आगे कहता है कवि, क्या कहता है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूं तो ऐसा लगता है, कैसे लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हों। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सुंदर सुकोमल जो मुख है वो कमल के समान लग रहा है, जिसे देखकर मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये चट्टान पिघलकर जल बन गई होगी, यानी परश पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श से क्या होता है? पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, ये जो कठोर जो चट्टान है वो भी पिघलकर जल बन गई होगी। कहने का भाव यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान जो है पाषाण हृदय मनुष्य को भी पिघलाकर जो है अति कोमल हृदय वाला बना देती है। तो फिर कवि कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। फिर नन्हे से बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर बांस और बबूल वृक्ष भी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लगते हैं। अर्थ यह है कि कवि का जो मन था वो बांस और बबूल की तरह शुष्क और कठोर हो गया था। तो बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर उसका जो मन है वो भी पिघल जाता है, किसकी तरह? शेफालिका के फूलों की तरह। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तो बच्चे को कह रहा है कि तुम शायद मुझे देखकर पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे एनिमेज। एनिमेज यानी होता है लगातार, इसीलिए तुम मुझे लगातार देख रहे हो। थक गए हो इसलिए अब थक गए होगे। आंख लूं मैं फेर, इसलिए तुम तो नजर फेरने वाले हो नहीं, इसलिए मैं ही आंखों को फेर लेता हूं, अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, क्या हुआ अगर हम पहली बार में ही परिचित एक दूसरे से हमारा परिचय नहीं हो पाया। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं नहीं सकता देख, तो मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं सकता था, न पाता जान, और तुम्हारा और हमारा परिचय भी नहीं हो पाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान और तुम्हारी नए नए दांतों की जो मुस्कान है वो उसको भी मैं नहीं देख सकता। चलिए अर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा अर्थ बता दिया है, फिर भी जो है आप किस प्रकार लिखेंगे वो यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो बच्चे के साथ अपने स्नेहशील बंधन को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है भाई, कि तुम मेरी ओर एकटक होकर देख रहे हो, तुम लगातार मेरी तरफ देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कि शायद लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए मैं तुम पर से अपनी नजरें हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार
देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी न पाए तो वह स्वाभाविक ही है भाई। कवि अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो आज मैं तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, मनमोहक मुस्कान है, वो नहीं देख पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया कि ये दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा जो है वो तुम्हारी ही संतान है। ठीक है, समझ में आया होगा। 2 बार मैंने इसका अर्थ बता दिया है, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे की बात मैं करूं तो धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। फिर क्या कह रहा है कवि देखो, चीर प्रवासी में इतर। तो कवि यहाँ पर उस नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली माँ को भी धन्य बताता है, उस बच्चे को भी धन्य बताता है। और चीर प्रवासी लंबे समय से बाहर रहने वाला, मैं इतर मैं अन्य हूँ और मैं अन्य। ठीक है, इस अतिथि के प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मुझ जैसे नए नए मेहमान से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपकर, तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वही तुम्हें पंचामृत का सेवन करवाती हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मारने का मतलब तिरछे नेत्रों से देखना होता है। ठीक है, तो तुम मुझे तिरछे नेत्रों से देख रहे हो, और होती जब की आंखें चार, जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिलती हैं यानी हम दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न होता है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी नए नए दांतों की जो मुस्कान है वो मुझे लगती बड़ी छविवान, वो बड़ी ही सुंदर लगती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसका अर्थ की बात करूं तो यहाँ कवि ने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, और तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देने के कारण, तुम्हारे सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है। और दूसरी ओर मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूँ, यानी तुम दोनों से अलग में रहता हूँ, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा है, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी अंगुलियों से पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, जल और मिश्री का सेवन करवाती है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तिरछी नजरों से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो, इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसलिए इसके बाद जब कवि कहता है कि मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो, और इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली मधुर मुस्कान बहुत बड़ी ही सुंदर लगती है, और मैं तुम्हारी उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए मैंने इनके शब्दार्थ जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो अपनी एक कविता और है जिसका यहाँ पर नाम है फसल। तो देखिए फसल क्या है, वास्तव में फसल होती क्या है, कैसे फसल का निर्माण होता है, फसल के निर्माण में किन किन का योगदान होता है, सारी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। तो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो यहाँ कवि जो है फसल उगने की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन करते हुए कहता है कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों नदियों का जो जल है उसका जादू समाया हुआ है, अर्थात सैकड़ों नदियों द्वारा ये सिंचित रहती है, जिसके कारण फसलें जो है वो तैयार हो रही है। और इन फसलों को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है, अर्थात न जाने कितने किसान मजदूरों ने इन्हें तैयार किया है, उन सब की मेहनत इन्हें तैयार करने में जो है लगी है, और ये सब कुछ जो है इनकी मेहनत जो है वो इन फसलों में झलकती है। इनके साथ एक ही नहीं, दो की नहीं, न जाने कितने खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। अतः मिट्टी, मानव श्रम और नदियों का जल जो है ये तीनों मिलकर जो है फसल उगाने में अपना अपना योगदान देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए बहुत सरल कविता है ये। चलिए देखिए आगे बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया इसका कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। चलिए यहाँ पर मैं बात करूं अर्थ की, तो कवि फसल को लेकर प्रश्न करते हुए उत्तर देते हैं कि ये फसलें और कुछ नहीं है, केवल नदियों के जल के प्रभाव का जादू है। बिल्कुल नदियों का जो जल है उसके प्रभाव का जादू ही क्या है, फसल है, तथा मनुष्य के हाथों का स्पर्श अर्थात उसके श्रम का सुखद परिणाम ही क्या है, फसल है। और ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं काली मिट्टी से, तो कहीं संदली मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है, और ये फसलें सूरज की किरणों का ही बदला हुआ रूप है। देखो आया ना कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप ही क्या है, फसल है, अर्थात सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को उष्मा देकर इस तरह का रूपांतरण प्रदान
किया है। इसके साथ ही हवाओं की जो थिरकन है वो भी इनमें सिमटी हुई है, समाई हुई है, अर्थात इन्हें बड़ा करने में हवा ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात फसल प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल माना जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ इनके प्रश्न उत्तरों की, तो वो भी अपन साथ में ही कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, कवि का मन उस पर प्रभावित हो जाता है, वह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है और उसका उदास मन जो है वो सुंदर कल्पनाओं में डूब जाता है। उसे लगता है कि मानो कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिलाया है, मानो पत्थर जैसे दिल वाला जो व्यक्ति है उनमें भी प्यार की धारा उमड़ने लगती है। और कवि कहता है कि मेरा जो मन था वो बांस और बबूल की तरह कठोर था, तो उससे वो भी कैसा हो चुका है, वो भी प्रफुल्ल और कोमलता रूपी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लगा है। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। देखा होगा बच्चे की जो मुस्कान होती है वो निर्मल होती है, स्वच्छ होती है, मोहक होती है, उसमें किसी प्रकार का छलावा नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। जबकि बड़ों की मुस्कान की बात करें तो वो कुटिल होती है, बनावटी होती है और उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ दिए गए हैं इनको देख लें आप कि बच्चे की मुस्कान से जो है मृत व्यक्ति में भी जान आ सकती है। बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है कि मानो कमल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिलाया है, और मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पाकर जो है पत्थर हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है। बांस और बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। तो इस प्रकार के बिंबों का प्रयोग जो है वो बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य के रूप में कवि ने किया है। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाव स्पष्ट करना है कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका भाव ये रहेगा कि दांत निकलते हुए शिशु की निश्चल मधुर मुस्कान देखकर कवि का मन जो है वो प्रसन्न हो उठता है। उसे लगता है कि मानो उसकी झोंपड़ी में कमल खिल उठे हों। यानी आज से है कि नन्हे से बच्चे को देखकर कवि का मन जो है वो खुशी से उल्लास से भर जाता है। चलिए दूसरे का भाव स्पष्ट करते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। तो इसका जो अर्थ रहेगा, भाव रहेगा कि नन्हे से बच्चे के स्पर्श से रोमांच भरा उल्लास समाया रहता है। बच्चे की जो मुस्कान होती है, उनका जो स्पर्श होता है उसमें रोमांच भरा रहता है। उसे स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि मानो बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। आज से एक ही शिशु की मधुर मुस्कान को देखकर निरस ठूंठ हृदय वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय में भी सरस प्रेम का संचार होने लगता है। तो ये तो हो गया अपने दंतुरित मुस्कान वाला। कुछ प्रश्न अपने रहेंगे वो रहेंगे फसल के। तो देखिए फसल का हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा कि फसल क्या है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल जो है वो पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा के थिरकन, मानव श्रम के संतुलित संयोग से उपजती है, और इसमें सभी नदियों के जल का जादू समाया रहता है, सभी प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म होता है, सूरज की धूप होती है, हवा के झोंकों का प्रभाव होता है, और इन सब के योगदान के साथ ही किसान और मजदूर का परिश्रम भी इससे जुड़ा रहता है। तो इन सब के सम्मिलित योगदान का प्रतिफल ही क्या है, फसल को बताया गया है। चलिए दूसरी क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। तो वे आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखिए तो नदियों का जल होता है, विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी होती है, सूरज की किरणें होती हैं, मंद मंद हवा होती है, और मानव का श्रम होता है। तो ये 5 प्रकार जो है, 5 आवश्यक तत्व जो है वो फसल उपजाने में आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थर्ड हमारा क्वेश्चन जो रहेगा कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या कहना चाहता है। तो इससे कवि यह व्यक्त करता है कि फसल को उगाने में मानव के हाथों का श्रम लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों के श्रम करके फसल को उगाते हैं, बढ़ाते हैं, तभी फसल तैयार होती है। फसल का फलना फूलना जो है वो किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है, जिसके कारण फसलें बढ़कर तैयार होती हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन जो रहेगा कि भाव स्पष्ट आपको करना है। रूपांतर है कि सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। तो इसका भाव रहेगा कि फसल पर सूरज की किरणों और हवा के झोंकों का बहुत प्रभाव है, अतः ये फसलें और कुछ नहीं है, सूरज की किरणों का बदला हुआ ही रूप है, क्योंकि फसलों में हरियाली सूरज की धूप के प्रभाव के कारण आती है, और फसलों को बढ़ाने में हवा ही प्रभावी योगदान देती है, इसलिए फसलें जो है वो हवा का सिमटा हुआ ही रूप माना जाता है। ठीक है, तो अपना ये जो पाठ है इसका मैंने प्रसंग व्याख्या भी करवा दी है, और इसके जो प्रश्न उत्तर थे उनकी बात भी मैंने साथ में ही कर दी है।
इस प्रकार अपना जो पार्ट रहेगा यह दंतुरित मुस्कान वाला, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।